तो दोस्तों पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को बड़ा किया, फैलाया, किस तरह उसे चलाया। हमने देखा था कि किस तरह सम्राट अशोक और जो बिंबिसार थे उनका राज्य चला। हमने देखा था कि पाटलिपुत्र की जो फैलाव थी, विकास थी, उसमें सम्राट अशोक और बिंदुसार का क्या योगदान था। तो दोस्तों आज ये वीडियो है पार्ट 3 और आपने अगर पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे जरूर देख लेना ताकि आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज ये है पार्ट 3 और आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि बिहार गरीब स्टेट है, पुअर स्टेट है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार की ऐसी हालत क्यों है, क्या हमारी बिहार आज ऐसा क्यों है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो सिर्फ आज के इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूँ उसके आगे की कि आखिर कैसे इस मगध साम्राज्य का, पाटलिपुत्र का पतन शुरू हुआ, उसकी रोशनी धुंधली पड़ने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों पाटलिपुत्र वो शहर जिसे एक समय बहुत बड़ा और सबसे खुशहाल प्रदेश कहा जाता था, खुशहाल राज्य हुआ करता था पूरे दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड मार्ग हुआ करता था। वहाँ मतलब पढ़ाई की सबसे ज्यादा व्यवस्था होती थी। वहाँ एजुकेशन का भंडार कहा जाता था। ऐसा वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ से देश विदेश के लोग वहाँ पढ़ने और पढ़ाने आते थे। दोस्तों अब पाटलिपुत्र का पतन शुरू हो गया था, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हो गया था और ईस्वी 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति यानी कि बख्तियार उद्दीन खिलजी ने बिहार पे कब्जा कर लिया। बिहार और बंगाल को वो जीत लिया और वहाँ वो शासन करने लगा और शायद इसी बीच उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी तहस नहस करवा दिया। वहाँ की जो जहाँ एक बार मिसालें दी जाती थी इस पाटलिपुत्र को, उस केंद्र को, जहाँ की शिक्षा के लिए बहुत फेमस था जगह, उसे एक बार मतलब कोई पूछने वाला नहीं था, उसने उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। आज तो जिन लोगों ने सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही खत्म नहीं किया था, उस केंद्र को नहीं, बल्कि वहाँ के पढ़ने वाले मतलब 1000 के तैनात में बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पे मरवा दिया था। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ की लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और उन्हें 2,000 टीचर गाइड करते थे। देश विदेश के दुनिया भर के लोग वहाँ पढ़ने और पढ़ाने आया करते थे और वो उस जगह पे बच्चों को एक ओरल टेस्ट देना पड़ता था, जिसमें अगर कोई पास होता था तब वो जाकर उसे पढ़ सकता था और उस जगह को इतराजुद्दीन खिलजी ने उसे भ्रष्ट करवा दिया। और ना सिर्फ उसको भ्रष्ट करवाया बल्कि वहाँ हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षुओं को ही हत्या करवा दी और इसी वजह से बौद्ध भिक्षुओं की वजह से ही उस जगह का भी नाम जाता था कि कहा गया है कि जब वो यूनिवर्सिटी जल रही थी तो उसमें इतनी पांडुलिपियां, इतनी बुक्स थी कि वो लगभग 3 महीने तक लगातार जलते रही। समझ सकते हो कि बहुत दुख होता है सब बात सुनकर, वो ये सब देखकर कि हमारे विरासत कितनी थी, हमारे पास कितने ऐसे चीज थे जिसे मुगलों ने, अफगानों ने या अंग्रेजों ने लूट लिया या तो तहस नहस कर दिया। और इस महान पाटलिपुत्र और मगध और भारत की धरती को भी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के याद आते होंगे, और अगर वो लोग रहते तो ऐसे 100 खिलजी और 200 खिलजी मिलकर भी इस बिहार या भारत का कुछ भी बिगाड़। खिलजी का सेना था यानी जो दिल्ली सल्तनत का लोग था, वो इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं का शेल्टर को यूज किया करता था रहने के लिए और इनकी हत्या भी तो करवाई थी। और दोस्तों इस दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद बने इस दिल्ली सल्तनत में राज किया है। और दोस्तों 1540 में आया शेरशाह सूरी का शासन और इस दौरान जो बिहार की धरती थी उसने फिर से एक ऊंचाई को छुआ और उसकी अहमियत और भी बढ़ गई। 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने नॉर्थ इंडिया में अपना एक अलग स्थापित किया अपना राज और वे एक कुशल प्रसाद सैन्य नेता थे। उन्होंने बिहार को जितनी ज्यादा हो सके इम्प्रूवमेंट की ये करवा दी, उन्होंने सारी कोशिश की कि बिहार की अहमियत फिर से बढ़वाने की और उनके 5 साल के इस कार्यकाल के दौरान बिहार ने फिर से अलग अहमियत को छुआ, अलग ऊंचाइयों को छुआ। दोस्तों शेरशाह सूरी भारत में जन्मे एक पठार थे और कुशल सैन्य नेता के साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम शहर में हुआ था, जो कि आप बिहार के रोहतस जिले में आता है। उनका नाम फरीद खान था। शेरशाह के नाम से उनको इसलिए जाना जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक शेर को मारा था। उनका कुल नाम कुल सूर से लिया गया है, जो कि उनका सूर नेम था।
शेरशाह अपने आप को मुगल साम्राज्य का प्रतिनिधि बताते थे, लेकिन उनकी चाहत थी कि उनकी अलग साम्राज्य स्थापित कर दे। उनकी अलग साम्राज्य स्थापित करने की उनकी चाहत थी। और दोस्तों इनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने बिहार को जितनी ज्यादा अहमियत दिलवा सकते थे या जितनी इम्प्रूवमेंट करवा सकते थे, इन्होंने सारी कोशिश की थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार में पहला जो क्वाइन चला था वो भी शेरशाह सूरी की वजह से ही चला, और 3 सैन के जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के जो क्वाइन होते थे वो भी शेरशाह सूरी ने ही पहली बार चलवाया था। और शेरशाह सूरी ने अफगानिस्तान के काबुल से लेके बांग्लादेश के छोटकू तक वहाँ ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया, जो कि आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री SST वगैरह में। सो आप लोग जानते होंगे इस चीज को। और दोस्तों इसके बाद शेरशाह सूरी के 5 साल के दौरान उनकी जब मृत्यु हुई तब फिर से बिहार की अहमियत डाउन होने लगी और वो फिर से बिहार धुंधली पड़ने लगी। और उसके बाद वहाँ शासन आया औरंगजेब का पोता यानी कि अजीम का शासन। औरंगजेब का पोता वहाँ अजीम शासन करने आया, और उस अजीम का मतलब जिद थी कि पटना के नाम उसके नाम पे रखी जाए, उस जगह के नाम उसके नाम पर, इसलिए पटना कुछ दिन तक अजीमाबाद ही कहलाई। उसके बाद एक बहुत शौर्य नेता ने, एक वीर नेता ने जन्म लिया, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ साहिब थे उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया। और उनके आने के बाद भी उन्होंने बिहार को खूब मतलब डेवलपमेंट करवाई थी। और दोस्तों 17वीं सेंचुरी में ये दोनों बंगाल और बिहार पार्ट अपने ट्रेड के लिए काफी फेमस था। अब दोस्तों देखिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर मतलब अब बिहार की जो मतलब डेवलपमेंट थी वो क्यों नहीं हुई। जिसकी वजह यह है कि देखिए, क्योंकि बंगाल और बिहार तो एक पार्ट हो चुके थे, इसलिए बंगाल के पास अपना अलग ट्रेड मार्केट था, और क्योंकि अब बिहार के पास अपना शासन नहीं रहा था, उसके पास अपना कोई शासन या शासक नहीं था जो उसे अच्छी तरह से चला पाए, और खुद बिहार अब बंगाल पे इंडिपेंडेंट था। और क्योंकि बंगाल के पास भी फुल रिसोर्सेज थी और उत्तर प्रदेश जो था वो दिल्ली की तरफ देख रहा था, और कुल मिलाकर ऐसा बात कहा जाए तो बिहार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, बिहार की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। उसकी डेवलपमेंट रुक सा गया था, थम सा गया था, क्योंकि उसकी ओर देखने वाला कोई था ही नहीं। उत्तर प्रदेश दिल्ली की ओर देख रहा था और बंगाल खुद उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर लगा हुआ था, और वो अपना विकास कर रहा था, लेकिन ये बिहार का विकास रुक सा गया था, थम सा गया था। दोस्तों फिर 1764 में आया नवाबों का शासन, और दोस्तों 1764 में एक युद्ध हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बिहार के बक्सर के निकट हुई थी, और इस युद्ध हुआ था मुगलों, नवाबों और जो ब्रिटिश है उनके बीच में। लेकिन इस जीत को मतलब इस लड़ाई को अंग्रेजों ने जीत लिया था, और ये पाटलिपुत्र जो था वो चला गया मतलब ब्रिटिश के हैंड में। और दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटिश आए थे मतलब ट्रेड मार्क के लिए, और पटना वहाँ का पाटलिपुत्र जो था एक ट्रेड मार्क का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। वहाँ ट्रेड वो कर सकते, लेकिन दिन महीने साल बीतते गए और तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेजों ने बिहार की धरती को लूटा। और दोस्तों साथ ही साथ दिन महीने साल गुजरने के साथ साथ इस भारत के साथ साथ इस बिहार को भी पता चल गया कि हमें जितना अंग्रेज दे नहीं रहे हैं उससे कई ज्यादा हमसे वो ले रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद 1857 में चली द रिवोल्ट ऑफ, मतलब 1857 में जो युद्ध हुई थी वो भारत के साथ साथ वो बिहार में भी बहुत प्रचलित थी। उस समय वो बिहार में भी उस चीज की आग लग रही थी, वो 1857 वाली आग। और मंगल पांडे जो कि उसके पहले संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के। और साथ साथ अगर कोई बिहार के अंदर अगर कोई ब्रिटिश पे भारी पड़ा था तो वो थे वीर कुंवर सिंह, वो 80 साल का जवान जिसने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया था, इस भारत देश का नेतृत्व किया था, उसके सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों बाबू कुंवर सिंह सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 1857 में अंग्रेजों को भगाने हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर कदम उठाया था। मंगल पांडे की बहादुरी ने देश में विद्रोह मचा दिया था, और साथ ही साथ सभी जगह की रेजिमेंट, बिहार, बंगाल, झांसी सभी जगह की रेजिमेंट एक मत होकर खड़ा होकर खुला और इस अंग्रेज को लगभग कुचल दिया था उस युद्ध में। और दोस्तों उसके बाद फिर ऐसे ही बीतते गई, और ये तो अब अंग्रेजों के शासन में आ रहा था। उसके बाद जो बिहार और बंगाल है उसका डिवीजन हो जाता है, और बिहार से बंगाल अलग हो जाता है, और वो अलग स्टेट वेस्ट बंगाल जो अभी है वो अलग हो जाता है। और उड़ीसा उस समय साथ रहता है, उड़ीसा चलता है कुछ दिन तक। उसके बाद 1935 में उड़ीसा का भी डिवीजन हो जाता है बिहार से, और उड़ीसा भी चला जाता है। और दोस्तों सब अपना सेपरेट हो जाते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी लोग, और
बिहार का तो फिर लिटरेसी नीचे गया ही हुआ। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी। उसके बाद दोस्तों आया गांधी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का सत्याग्रह जो था वो फर्स्ट ऐसा सक्सेसफुल सत्याग्रह था गांधी का, जिसके बाद उनको एक अलग अहमियत मिली। और इस चंपारण सत्याग्रह को सभी लोग को जाननी चाहिए। अगर आप भारतीय हैं, बिहारी हैं या कुछ भी हो, आपको जानना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ चंपारण सत्याग्रह आखिर क्यों हुई थी। तो दोस्तों जो बिहार में नॉर्थ बिहार में जो लोग किसान थे वो नील की खेती करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि नील की कीमत बहुत गिर गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने नील की लगान को कम नहीं किया था, नील पे लगे हुए लगान को कम नहीं किया था। वो उस पे भी उतना ही चार्ज करते थे जितना बाकियों पे। इस चीज से महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ इस चीज के बारे में और उसने आवाज खड़ी की इसके ऊपर। और सभी किसान ने और गांधी ने मिलके इस चीज को विरोध किया और फिर बाद में ये सक्सेस भी कर पाया। फर्स्ट सक्सेसफुल ये था और इसी सत्याग्रह ने गांधी जी को एक अलग पहचान दिया और बापू का दर्जा दिलाया था। और उसके बाद दोस्तों क्या दिन साल महीने बीतते गए और सन 1947 में भारत आजाद हुआ। और भारत की आजादी के बाद आपको भारत की आजादी के बाद बिहार के साथ साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, वो आप बिहार के राजनेता कैसे हैं और उन्होंने क्या किया, वो आप लोग बहुत भली बात ही जान रहे हो। सो दोस्तों ये थी इसके थर्ड पार्ट। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको किसी बीच पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि उस पार्टिकुलर घटना के ऊपर वीडियो बना दूं। सिर्फ आपको एक कमेंट करना है। और मैं इस पार्ट की नहीं बल्कि तीनों पार्ट्स की कह रहा हूँ। तीनों पार्ट जो मेरे द्वारा बताई गई है वो तीनों का आप मुझे बता सकते हो। और 1947 के बाद बिहार की क्या स्थिति रही है इससे आप भली भांति वाकिफ हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एकदम अच्छे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।